वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हमने इतिहास के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था। आज हम उसके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्ज़ाम में 2 अंक में पूछे जाएंगे उनका हल देखेंगे। हमारा पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 2 विकसित हड़प्पा पुरा स्थलों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके अलावा भी आप कुछ आंसर दे सकते हैं, जैसे लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी। ये सभी क्या है? हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय है। इसको देखते हैं हम। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जैसे कोई सा मकान या फिर भवन रहता है या फिर जहाँ पर वो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उपयोग एवं अधिक उपयोग के कारण क्या हो जाते हैं, वो खंडर बन जाते हैं ना। धीरे धीरे उनसे क्या हो जाता है, वो एक मलबे का रूप ले लेते हैं, ठीक है, जिन्हें टीला कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक प्रमुख शहर था। इसके हमें 2 विशेषताएं लिखनी है। अब हम पहली विशेषता देखते हैं। मोहनजोदड़ो शहर 2 भागों में विभाजित था। पहला दुर्गीकृत शहर जो ऊंचाई पर बसा हुआ था, और दूसरा निचला शहर जो दुर्गीकृत नहीं था। हमने देखा था कि जो ऊंचाई पर बसा हुआ था वो क्या था, अमीर वर्गों के लिए था, उच्च कुल के लोग वहाँ पर रहते थे। जो दुर्गीकृत था, आसपास दीवारों से घिरा हुआ था। और जो निचला शहर था वो मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के लोगों के लिए था, जिसके आसपास दीवारें नहीं थी। दूसरा देखते हैं हम, मोहनजोदड़ो की सड़कें एवं नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। ये भी एक विशेषता है जिसको इतिहासकारों ने ग्रिड पद्धति भी कहा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता में बाटों का प्रयोग वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता था। बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे, ठीक है। इसमें क्या है, इस आंसर को आप और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे बाटों से क्या अभिप्राय है, तो बाट क्या होते थे, तोलने का एक पैमाना होता था, ठीक है। किस पत्थर से बनते थे, तो एक चर्ट नामक पत्थर होता था, उससे बाट बनते थे और क्या होते थे, घनाकार होते थे, ठीक है। लेकिन उन पर कोई सा निशान नहीं बना होता था या कोई सा चिन्ह नहीं होता था। इसके अलावा भी ये द्विआधारी होते थे, मीन्स 2 के अनुपात में होते थे, जैसे 2, 4, 8, 16, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में ये होते थे, जैसे कि आज होते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। इसका आंसर है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इनके समय से पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, फयांस क्या है, यह कहाँ मिलते हैं। इसका आंसर है, फयांस एक प्रकार का पदार्थ होता है जो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता है। फयांस के पात्र सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। फयांस क्या है, एक पदार्थ होता था जो क्या था, रेत, बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ से मिलकर इसको बनाया जाता था। इसमें क्या रखा जाता था, बहुमूल्य चीज़ें जो महंगी होती थी, जैसे इत्र, उस समय रखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्शल कौन थे। इसका आंसर है, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इनके कार्यकाल में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में, इनके ही नेतृत्व में की गई थी और इन्होंने ही भेजा था दयाराम साहनी को सर्वप्रथम हड़प्पा के उत्खनन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सालन पत्थर से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है, सालन पत्थर एक प्रकार का पत्थर था जिसका उपयोग हड़प्पा कालीन चक्कियों में सालन या
तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आज क्या होता है, आपने एक लोहे का बत्ता देखा है जिसमें सब्जी बनाने से पहले कुछ फ्राई करने के लिए जो सामान होता है उसको हम लहसुन प्याज वगैरह उनको क्या करते हैं, कूटते हैं। ऐसे ही क्या था, सालन के एक पत्थर था जिसके माध्यम से कूटा जाता था, जैसा मूसली या जिससे बत्ते से कूटते हैं ना, वैसा ही सालन एक पत्थर ऊपर से किया जाता था। ठीक है, वो पत्थर था सालन। अगला क्वेश्चन है, अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है, इनका क्या उपयोग था। इसका आंसर देखते हैं। अवतल चक्की कठोर तथा बलुआ पत्थर से निर्मित ऐसी चक्की होती है जिसके तल सामान्यतः उत्तल होते हैं और जिन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था, जिससे कि इन्हें हिलने से रोका जा सके। हड़प्पा सभ्यता में इनका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। ये ऐसी चक्की होती थी जो नीचे की साइड से कैसी होती थी, अवतल होती थी और ऊपर से उत्तल होती थी। ठीक है, और इनको ज़मीन में गाड़ कर रखा जाता था और इससे गेहूं पीसने में इनका उपयोग किया जाता था। अगला देखते हैं, ग्रिड पद्धति से क्या आशय है। इसका आंसर है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पद्धति को इतिहासकारों ने ग्रिड पद्धति कहा है। ठीक है, दोनों आपस में 90 डिग्री के कोण से एक दूसरे को काटती थी, आपस में मिलती थी, जिसको इतिहासकारों ने ग्रिड पद्धति कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यह पहली विशेषता है कि वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता। ठीक है, बहुत सारी सभ्यताएं क्या होती है, ग्रामीण सभ्यता। दूसरा इसका देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जल निकासी प्रणाली अत्यंत नियोजित थी। यहाँ पक्की एवं ढकी नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की अन्य सभी सभ्यताओं से एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसके समकालीन जो भी सभ्यताएं रही हैं उनमें पक्की नालियों का विकास नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई दो बिंदु लिखिए। ठीक है, इसमें हमें नगरीय सभ्यता के दो उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। तो हम पहला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक नियोजित नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर सड़कों एवं गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, पहला क्या लिखा हमने, नियोजित, मतलब नियोजित तरीके से नगरों को बसाया गया था और यहाँ पर सड़कें एवं गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये क्या था, नगरीय सभ्यता की विशेषता थी। दूसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सबसे प्रमुख विशेषता नियोजित जल निकास प्रणाली थी। मीन्स क्या, कि वहाँ पर शहरों की प्रमुख विशेषता क्या रही है, जल निकासी प्रणाली, अर्थात नालियों का विकास यहाँ पर हुआ था। ये भी इसकी क्या है, नगरीय सभ्यता की निशानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की दो विशेषताएं लिखिए। अब हमें क्या करना है, इनके धार्मिक जीवन की दो विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, अब पहला है इसका, ठीक है, इन क्वेश्चनों में आप लिख लीजिएगा जिनमें दो विशेषताएं पूछी है या दो बिंदु पूछे हैं, दो कारण पूछे हैं, इनमें आप लिख सकते हैं कि निम्न कारण है, उसके बाद पॉइंट से शुरू करना है आपको। इसमें पहला है, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनन के समय मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। देखिए, जैसे हमने चैप्टर में देखा था कि यहाँ पर क्या है, सभ्यता मातृ पूजक रही है। क्यों, हमने कैसे अनुमान लगाया, तो इसमें है सबसे अधिक स्त्रियों की मूर्तियां यहाँ पर पाई गई हैं, जिससे क्या था कि यहाँ पर मातृ देवी पूजनी रही होगी। दूसरा देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, क्योंकि उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर वृक्षों के चित्र अंकित मिले हैं। दूसरा कि यहाँ पर प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे हमने कुछ मोहरों पे क्या देखा है, पीपल के वृक्ष को देखा है कि उसका चिन्ह अंकित मिला है, जिससे क्या सिद्ध होता है कि शायद ये क्या होंगे, प्रकृति के पूजक रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों विशेषताएं हो गई उनकी धार्मिक विशेषता। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं धार्मिक जीवन में एक और, आप जैसे लिंग पूजा यहाँ पर की जाती थी, ये भी क्या है, उसकी धार्मिक जीवन की विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, इसमें हम पहला कारण देखते हैं, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, नदियों में अत्यधिक बाढ़ का आना। ठीक है, नदी में क्या हो गया था, अधिक बाढ़ आ गई थी, जिससे क्या था, बाढ़ के स्तर से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होना, जिससे सभ्यता नष्ट हो गई होगी।
तीसरा क्या है, नदियों का सूख जाना या नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तित कर लेना। तीसरा भी और भी कुछ लिख सकते हैं हम, जैसे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होना, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। एक अग्निकांड भी हो सकता है, ठीक है, बाहरी आक्रमण भी एक कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता के संपर्क सुदूर क्षेत्रों से थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर के लोगों से जुड़े हुए थे, मीन्स दूसरे देशों से जुड़े हुए थे, इसका हमें उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। तो इसके संबंध में हम निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। इसमें पहला है, ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। देखिए इसका क्या अर्थ है कि ओमान में जो तांबा था और भारत में हड़प्पाई सभ्यता में, दोनों में क्या है, निकल के अंश मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि ये क्या है, दोनों एक ही जगह के तांबे थे। इससे क्या संकेत मिलता है कि हड़प्पा क्या है, ओमान से जुड़ा हुआ है, वहाँ से उसका व्यापार होता होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक बड़ा हड़प्पाई पात्र या मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। हड़प्पा का एक जो पात्र है वो कहाँ मिला है हमें, ओमान में, जिससे क्या सिद्ध होता है कि वो यहाँ से गया, मीन्स क्या, यहाँ से कहीं ना कहीं व्यापार ओमान देश से रहा होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके हो गए हैं। आप 3 भी लिख सकते हैं या फिर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंक 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा देखते हैं, हड़प्पाई मोहरे बाट, पासे तथा मन के अन्य स्थानों पर पाए गए हैं, जो लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करते हैं। क्या है, हड़प्पा की जो मोहर थी, बाट थे, पासे, मनके, ये अन्य देशों में पाए गए हैं, जैसे मेसोपोटामिया में भी इनके कुछ अंश मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था, ठीक है। आज ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी खत्म हो गए हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 के आंसर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।